नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 12 की जो आपकी पुस्तक मानव भूगोल है उसकी बातचीत कर रहे हैं। इसमें अपन आज आपके अध्याय संख्या 3 की बातचीत करेंगे जिसका नाम मानव विकास है। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन उन सभी नोट्स और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातचीत करेंगे जो अपने बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा अपने इस अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी और देखेंगे, जिसमें अगर आपने पहले के 2 अध्याय नहीं देखे हैं तो पहले आप उन 2 अध्यायों को देख लीजिएगा। उन अध्यायों को कैसे देखना है, तो सबसे पहले आप YouTube के अंदर जाइए और इस तरीके से आपको लक्ष्य क्लासेस बालोतरा का YouTube चैनल दिख रहा होगा, उसको ओपन करना है और यहाँ सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो आराम से मिल सके। उसके बाद में आपको ये जो चैनल है इसके अंदर जाना है, यहाँ होम का बटन दिखेगा, वीडियो दिखेगा और इसके पास में आपके प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें दिख रहा है कक्षा 12 भूगोल मानव भूगोल। ठीक है, व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसके अंदर आपके यहाँ अध्याय 1 और अध्याय 2 की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो आराम से इनके ऊपर आप क्लिक करके आराम से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके इतिहास विषय है तो यहाँ पे इतिहास विषय की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और थोड़े दिनों के बाद में 1 या 2 दिन के अंदर आपके पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपके पुरानी कक्षाओं की बातचीत कि भाई आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद PDF डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके PDF ज्वाइन कर सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी सामान्य बातचीत। अब करते हैं कक्षा को शुरू, लेकिन उससे पहले एक बातचीत मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अपन जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये इस वाली पुस्तक को। ठीक है, और इसमें अगर अपन आपके राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पहला पाठ अपन ने यहाँ पे देख लिया जिसका नाम था मानव भूगोल और उसकी प्रकृति का क्षेत्र। ठीक है, मानव भूगोल और उसकी प्रकृति का क्षेत्र, इसको अपन ने पढ़ लिया। अब अगर दूसरे पाठ की बात करें तो दूसरे पाठ को भी अपन ने पढ़ लिया जिसका नाम विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण था। लेकिन इसमें जो तीसरा पार्ट, कई सारे विद्यार्थियों के पास में पुरानी पुस्तक होगी जिसके अंदर तीसरा पार्ट जनसंख्या संगठन दिया हुआ है, उसे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। और आज अपन जो पार्ट पढ़ेंगे उसका नाम है मानव विकास, यानी तीसरा पार्ट अगर आपकी किताब में है और अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसे आप गलती से भी मत पढ़ना क्योंकि उसमें से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका आपके जो नया वाला जो ब्लूप्रिंट है इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया। और एक चैप्टर और है जिसका नाम है मानव बस्ती, यानी ये जो 10वां चैप्टर है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आज जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम मानव विकास है। तो कई सारी किताबों के अंदर आपको 14 अध्याय देखने को मिलेगा और कई सारी किताबों के अंदर ये तीसरा अध्याय देखने को मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको मैं कर देता हूं कट। ओके, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, कानों में एयरफोन डाल लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सेटिंग में जाकर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर दिखे। आवाज भी बढ़ा लेना ताकि अच्छे से सुन सकूं। ऐसी जगह बैठना है जहां किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब नहीं होए। ठीक है भाई, तो अब एक एक करके आराम से चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पाठ का नाम है मानव विकास, लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके दूसरे चैप्टर से संबंधित है। तो अपन ने देखा था जनसंख्या सिद्धांत 1798 के अंदर नाम से एक लेख दिया गया था। वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था वो आपके दिया गया था थॉमस माल्थस के द्वारा। ठीक है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार संसाधनों की वृद्धि की जो श्रेणी है वो कैसी है कि भाई संसाधन किस वृद्धि से बढ़ रहे हैं, तो उनकी क्या श्रेणी थी? तो संसाधन जो है वो आपके समांतर श्रेणी से बढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद में मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो है वो किस प्रकार से हो रही है, तो वो वृद्धि जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में हो रही है। जैसे कि अपने पिछली कक्षा के अंदर भी देखा था कि भाई संसाधन है वो समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, यानी 1 से 2 हो रहा है, फिर 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है। लेकिन जनसंख्या इसका उल्टा है, क्या है, गुणोत्तर वृद्धि या फिर ज्यामितीय वृद्धि में हो रहा था। 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से मतलब 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, फिर 12 से 16 हो गया, 16 से फिर 32 हो गया, यानी ये इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद में परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का कौन सा उपाय है, ये प्रतिबंधात्मक उपाय है। और बाढ़, क्या चीज, बाढ़, अकाल और महामारी आदि जनसंख्या नियंत्रण का कौन सा उपाय है, तो ये सकारात्मक अवरोध है। ठीक है, यहां तक अपन ने कल प्रश्न देखे थे और आज अपने इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो चीजों को बढ़िया अच्छे से समझते हुए आराम से आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मानव विकास। ठीक है, क्या नाम है, मानव का विकास, यानी मानव का विकास किस तरीके से होगा, किन किन चीजों से होगा, कौन से इसके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। तो एक एक चीज को देखते हैं कि मानव विकास एक व्यापक शब्द है जो मानव समाज के विकास और सुधार को सूचित करता है। यह विकास न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से होता है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी होता है। और मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है जो नीचे दिए जा रहे हैं। इस लाइन को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, अपन 2 शब्दों में भिन्नता करके इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा वृद्धि और एक लिखा विकास। अब तक अपन ने आपके इस मानव भूगोल की किताब के अंदर 2 चैप्टर पढ़े, यानी अध्याय संख्या 1 और अध्याय संख्या 2। तो ये तो है आपकी वृद्धि, और इन 2 चैप्टरों में से आपने कितनी चीजें याद करी, आपके दिमाग में कितनी चीजें जो है वो याद है, वो है आपका विकास। अब यहाँ पे आपको अंतर समझ में आया होगा कि अगर कोई संख्यात्मक वृद्धि हो रही है, कैसी वृद्धि, संख्यात्मक रूप से बढ़ रहा है या मात्रात्मक रूप से बढ़ रहा है कुछ भी, तो वो तो है आपकी वृद्धि। और अगर गुणात्मक रूप से हो रहा है कुछ भी, तो वो तो है आपका विकास। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि मानव विकास एक व्यापक शब्द है, यानी मानव विकास जो है वो एक व्यापक शब्द है, इसमें बहुत गहराइयां जुड़ी हुई है। यानी मानव समाज के विकास और सुधार को सूचित करना है, यानी मानव विकास जो है वो विकास को सूचित करता है, समाज के सुधार को सूचित करता है। विकास केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं होता। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपके पास में पैसे बढ़े जा रहे हैं, पैसे बढ़े जा रहे हैं, या किसी लोगों के, बहुत सारे लोगों के पास में पैसे आ ही रहे हैं, तो उससे केवल आर्थिक विकास हो रहा है, न सॉरी उससे केवल आर्थिक वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। यानी पैसे आ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर लक्षण 1% का नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा मान लो कि जो बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन उसको लोगों का आदर करना नहीं आ रहा है, समाज में उन पैसों का सही तरीके से उपयोग करना नहीं आ रहा है, या समाज के अंदर वो अपने पैसों का घमंड दिखा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर केवल और केवल पैसों की वृद्धि हुई है, आर्थिक दृष्टि से वृद्धि हुई है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। और विकास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज शामिल होती है वो है गुणात्मक, यानी उसके साथ में गुणों का विकास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आगे बताया गया है कि बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी होता है। और मानव विकास के कुछ क्षेत्र जो है वो भिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि अपन आगे देखें, एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षित लोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। जैसे कि आप अभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से संख्या के रूप में आगे आ गए और आपकी वृद्धि कक्षा 12 तक तो हो गई। लेकिन आज अभी भी आप कक्षाओं में बैठ करके अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, अपने शिक्षक का कहना नहीं मानते हैं, या फिर अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, या उनका आदर नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि आपका विकास नहीं हुआ है, आपकी केवल और केवल क्या हुई है, वृद्धि हुई है। विकास में हमेशा सकारात्मक और गुणात्मक पहलू जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो शिक्षा हो गई भाई, जो लोग एजुकेटेड होंगे तो उन लोगों के दिमाग में सकारात्मक चीजें आएगी, वो कुछ चीजों को समझेंगे, उससे वृद्धि के साथ साथ विकास भी होगा। उसके बाद में बात करें स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और जीवन शैली के सुधार से मानव विकास होता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सुधारता है। अगर आदमी स्वस्थ है, यानी एक अपने मारवाड़ी में डायलॉग है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। वाह 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 वाह, ठीक है। तो पहला सुख निरोगी काया, अगर आदमी स्वस्थ है
तो आदमी हर तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वो अच्छी थिंकिंग लाएगा, अच्छी थिंकिंग लाएगा तो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा तो समाज के अंदर उनको अच्छी जगह पे उनको वेस्ट करेगा, यानी उनको व्यय करेगा, तो विकास भी होगा। उसके बाद में है रोजगार। रोजगार के अवसर के विकास से लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। सामाजिक समानता, जाति, लिंग, धर्म और अन्य सामाजिक परंपराओं के खिलाफ लड़कर समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। और जिस समाज के अंदर सामाजिक समानता होगी वहां पे विकास होगा, और अगर कहीं पे सामाजिक असमानता है तो वहां पे विकास नहीं किया जा सकता। उसके बाद में पर्यावरणीय सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण मानव विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये तो हो गई सामान्य बातचीत कि भाई विकास क्या होता है। अब अपना मेन बिंदु जो है विकास और वृद्धि, वृद्धि और विकास ये किस तरीके से होता है, तो एक एक चीज को आराम से समझते हैं। देखो, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, एक उदाहरण दिया हुआ है कि जनसंख्या में वृद्धि यानी जनसंख्या में लोगों का बढ़ना। जैसे कि आपने दूसरे चैप्टर के अंदर देखा था कि एक निश्चित स्थान, निश्चित समय अवधि के दौरान जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर या तो धनात्मक परिवर्तन या फिर ऋणात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें क्या है, वृद्धि के अंदर मूलभूत सेवाएं नहीं बढ़ी, ठीक है, मूलभूत सेवाएं बढ़ी। अब मैंने कह दिया ये तो है वृद्धि और ये है विकास, ठीक है भाई। वृद्धि हो रही है, इसके अंदर मूलभूत सेवाएं बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन विकास तब होगा जब उनकी मूलभूत सुविधाएं बढ़ेगी। जैसे कि जीवन स्तर, अन्य विशेषताएं पहले जैसी है, और इसमें क्या होगा, जीवन स्तर और अन्य विशेषताओं में सकारात्मक बदलाव होता है, तो वहां विकास जो है वो विकास में वृद्धि हो रही है, विकास भी हो रहा है। लेकिन यहाँ जो विकास हो रहा है वो विकासहीन हो रहा है। जैसे कि मैं इस बात को समझाने का प्रयास इधर अलग से करूं, मैंने लिख दिया बालोतरा शहर के लोग, ठीक है, बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। अब मैंने यहां पे लिखा 2011 और यहां पे लिखा 2024, ठीक है। यहां पे जनसंख्या उदाहरण के तौर पर मान लो 10 लाख थी और यहां पे बढ़ करके हो गई 25 लाख। जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या क्या हो रही है, यहां पे भी प्लस हो रही है, यहां पे भी प्लस हो रही है। अब यहां जो 2021 वाला था इसके अंदर सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जैसे रोटी, कपड़ा, आवास, ये सुविधाएं नहीं थी। लेकिन यहां पे सुविधाएं बढ़ी, यानी सुविधाओं के अंदर, सुविधाओं में सुधार हुआ। सुविधाओं में क्या हुआ, सुधार हुआ। अगर सुविधाओं के अंदर सुधार हुआ और लोगों के अंदर उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी ये जनसंख्या बढ़ी, इनके सबके पास पक्के घर है, ठीक है, प्रत्येक के पास रोजगार है और दैनिक जीवन की जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो आसानी से इनको उपलब्ध हो जाती है, तो ये तो कहलाएगा आपका विकास। और ये जो है वो केवल और केवल क्या है, वृद्धि। यानी यहां पे 10 लाख लोग भले ही थे लेकिन इनके पास में सुविधाओं की कमी थी, तो यहां सुविधाओं की कमी होने के कारण केवल संख्या में लोग बढ़े। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो हमेशा संख्यात्मक होती है, लेकिन विकास जो होगा वो आपका संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा। अगर इस उदाहरण को मैं एक अन्य उदाहरण से समझाना चाहूं कि भाई वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा वृद्धि और यहां पे लिखा विकास, ठीक है। आप अभी कक्षा 12 के अंदर पढ़ रहे हो, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, यानी बड़े हो, आगे बीए में जाओगे, बीए बीएड करोगे, जो भी चीजें आप पसंद है वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन संख्यात्मक रूप से आपकी वृद्धि तो हो गई, यानी आपकी आयु तो बढ़ गई, लेकिन आपके अंदर गुण नहीं है। बड़ों का आदर कैसे करें, बातचीत कैसे करें, किस तरीके से व्यवहार करें, अगर आपके अंदर गुणों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप में विकास नहीं हुआ है, आप में विकास नहीं हुआ है। वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है, और विकास में आपके गुणों का विकास होना बहुत जरूरी है, गुण आपके अंदर आने जरूरी है। वो एक कहावत है ना, तो भणिया तो घणाई लेकिन गुणिया को नहीं, यानी भणिया का मतलब है पढ़ाई तो घनी करी लेकिन आपके अंदर गुण का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकास जो है वो आपका गुणात्मक है, वृद्धि जो है वो केवल और केवल संख्यात्मक है। जैसे कि इधर और एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि समय के साथ परिवर्तन, भाई वृद्धि जो है वो समय के साथ में बदलती है, ओके,
तो विकास भी समय के साथ में बदलता है। यहाँ मात्रात्मक परिवर्तन होता है लेकिन यहाँ गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसका मापन किया जा सकता है लेकिन विकास को केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ निरपेक्ष मूल्य को शामिल किया जाता है, यहाँ सापेक्ष मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो वृद्धि होती है वो आपकी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा आपका धनात्मक होगा। और इसका अर्थ सीमित है और इसका अर्थ व्यापक है। यानी ये दोनों में अंतर स्पष्ट करने का तरीका है कि भाई वृद्धि समय के साथ में बदलती है, विकास भी समय के साथ में बदलता। ओके, वृद्धि जो होती है वो आपकी मात्रात्मक होती है, यानी संख्याओं के रूप में होती है। जैसे कि मैंने कहा ये एक आपके पास में गिलास है, ठीक है, इस गिलास में मैंने पानी डाला, तो मैं क्या कहूंगी, मैं क्या कहूंगा कि इसका जो पानी है वो पानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है कि भाई 1 लीटर बढ़ रहा है या 200 ml बढ़ रहा है। तो ये क्या है, संख्या के रूप में। मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँ कि भाई इस गिलास के पानी में विकास हो रहा है। मैं ऐसे कहूंगा इस गिलास के पानी के अंदर या गिलास का जो है इसमें पानी भरा जा रहा है या वृद्धि हो रही है पानी में। अपने ऐसे कहते हैं ना भाई, पानी की टंकी जो आपके घर के ऊपर लगी होती है उसमें अपन कहते हैं कि भाई ये जो टंकी है वो टंकी भर गई है। या फिर अपन ऐसे कहेंगे कि टंकी के अंदर 200 लीटर पानी आ रहा है। ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि भाई टंकी के अंदर विकास हो रहा है। तो विकास जो है वो आपका हमेशा गुणात्मक होता है और वृद्धि जो है वो हमेशा मात्रात्मक होती है। और विकास का आप मापन नहीं कर सकते, उसको केवल और केवल अनुभव कर सकते हो। और वृद्धि का मापन किया जाता है, इसका निरपेक्ष मूल्य होता है, इसका सापेक्ष मूल्य होता है। वृद्धि आपकी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास केवल और केवल धनात्मक होगा। यह सीमित अर्थ में है और ये व्यापक अर्थ में। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके अंदर, आपके दिमाग में वृद्धि और विकास दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में भी नहीं आए हैं तो एक बार इस वीडियो को पुनः आप देखना और कॉपी के अंदर लिख के प्रयास करना। कुछ विद्यार्थी अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आराम से किताब ओपन कर लेना सामने और पेन ले लेना और आराम से इन चीज़ों को समझना, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। और नोट्स की पीडीएफ तो आपको वैसे ही आपके ऐप के या क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे अपन देखेंगे विकास। अब एक एक टॉपिक को अलग से लिख कर देखें। यहाँ अपन ने दोनों को साथ में रख के देख लिया कि भाई विकास क्या है और वृद्धि क्या है। अब एक एक को अलग रख के देखें। देखो, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो, और विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तथापि सकारात्मक वृद्धि से विकास नहीं होता, उसका विकास उस समय होता है जब उसमें गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन दोनों हुए। तो ज्यादा मैं इसमें स्पष्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा लाइन के अकॉर्डिंग चलें कि भाई विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है और मूल्य इसका सापेक्ष है। इसका अर्थ यह है कि विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि वर्तमान दशाओं के अंदर वृद्धि नहीं हो। वर्तमान दशाओं में जब वृद्धि होगी तब जाकर के विकास होगा। ठीक है, और विकास के अंदर हमेशा सकारात्मक वृद्धि होती है और सदैव सकारात्मक वृद्धि से भी विकास नहीं होगा, उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। आगे बात करें वृद्धि। वृद्धि के अंदर देखो तो वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष है। तो ये मात्रात्मक है और इसका चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका अर्थ परिवर्तन धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है, ऋणात्मक आश को इंगित करता है। और यहाँ पे अंतर वाली सारणी भी डाल दी है मैंने कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके बोर्ड में के एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन चीजों को आराम से लिख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसे भी कि वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन विकास में गुणात्मक परिवर्तन होना जरूरी है। वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक होता है। वृद्धि में कुछ जोड़ना आवश्यक नहीं है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें पहले की विद्यमान दशाओं में कुछ जुड़ ना जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि विकास तब तक नहीं होगा जब तक पहले की जो कुछ दशाएं हैं उनके अंदर कुछ नया नहीं जुड़ जाए। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, पहले वाली जनसंख्या आराम से गुजारा कर रही थी और वर्तमान में भी आराम से गुजारा कर रही है, उनके आय में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर उनके गुणों में वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो विकास नहीं है। उनके अंदर कुछ नया जोड़ना चाहिए। सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होता और वृद्धि के सकारात्मक होने से ही विकास होता है। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक वृद्धि हो रही है उससे विकास हो जाएगा, नहीं, सकारात्मक के साथ साथ उसके गुणों में भी परिवर्तन होना जरूरी है। उसके बाद में वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष है। और वृद्धि के साथ गुणवत्ता हो ये कहीं आवश्यक नहीं है, लेकिन गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन से ही विकास होता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि
1980 और 1990 से पहले अगर किसी देश के विकास का स्तर नापने का आधार केवल और केवल आर्थिक वृद्धि हुआ करता था। यानी 1980 और 90 की अगर बात करें तो उस टाइम लोगों के अंदर अगर किसी राष्ट्र की या किसी देश की आर्थिक वृद्धि मापनी है, तो यानी किसी देश का विकास मापना है, तो वो लोग क्या करते थे, केवल और केवल आर्थिक वृद्धि को शामिल करते थे कि यानी उस देश में कितनी मतलब कितने पैसे हैं या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से है। यानी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतना विकसित देश। यानी ये मामला कब चलता था? 1980 और 90 के दशक में चलता था। जैसे मान लो कि भाई कोई देश है, उस देश के पास में अमीर लोग हैं, जैसे कि मान लो 10 टॉप अमीर लोग हैं, यानी इन लोगों के पास में कई सौ करोड़ पैसे हैं, यानी बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब उस देश में बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसका मतलब वो देश कैसा है? विकसित है। तो विकसित कहां से हुआ? यानी ज्यादा पैसा तो केवल और केवल 10 लोगों के पास में है। ज्यादा पैसा कितने लोगों के पास में है? केवल 10 लोगों के पास में। पीछे जो 90 लोग हैं वो क्या है? गरीब है। तो क्या अपन इसको विकास कह सकते हैं? नहीं। लेकिन ये चीजें कब चलती थी? 1980 और 90 के दशक से पहले इस चीज को महत्वपूर्ण माना जाता था कि भाई जिस आदमी के पास या जिस देश के पास में जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो देश उतना ही विकसित है। लेकिन ऐसी वृद्धि से लोगों के जीवन में सुधार नहीं आया। यानी ये जो वृद्धि जो देख रहे हैं, आर्थिक वृद्धि देख रहे हैं, इस वृद्धि से लोगों के जीवन में सुधार नहीं आया और नए विचारों ने जन्म लिया। और नए विचारों ने जो जन्म लिया और उस विचारों के अंदर विकास के केंद्र बिंदु के अंदर मानव को माना, यानी विकास का जो केंद्र बिंदु है वो मानव बना। उन लोगों ने कहा कि अगर अपने को विकास करना है तो विकास के अंदर मानव का विकास होना बहुत जरूरी है। पैसों का विकास होना जरूरी नहीं है कि पैसे की दृष्टि से आप 10 लोग हैं वो बहुत ही बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, उनके खजाने भरे जा रहे हैं, लेकिन पीछे जो 90 लोग हैं उन बेचारों को क्या? तो 1990 के बाद में इनकी विचारधाराएं बदली। बदलने के बाद में मनुष्य को केंद्र बिंदु रखा गया, यानी मानव को केंद्र बिंदु रखा गया और उसको मद्देनजर रखते हुए विकास की परिभाषाएं सामने आने लगी, जैसे कि मानव विकास की अवधारणा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि 1980 और 90 के दशक से पहले जो लोग किसी देश का विकास मापते थे तो उसके अंदर वो लोग केवल और केवल आर्थिक वृद्धि को शामिल करते थे। यानी कितने लोगों के पास में पैसे हैं, जितने लोगों के पास में अधिक पैसे उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वो देश उतना विकसित। लेकिन इससे केवल और केवल कुछ प्रतिशत लोग जो थे वो ही विकसित हो रहे थे, बाकी जो पीछे लोग थे वो विकसित नहीं हो रहे थे। वो बेचारे अपने लिए आर्थिक व्यवस्था या फिर इस तरीके से कहें कि अपने लिए जो दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं वो भी नहीं खरीद पाते थे। तो इसको अपन विकास नहीं कह सकते। तो इस विचारधारा के अंदर 1990 के बाद में परिवर्तन होना शुरू होता है और मनुष्य को यानी मानव को इसके बीच में केंद्र बिंदु बनाया जाता है, फिर विकास किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं मानव विकास की अवधारणा। और हम आपकी जो किताब है उस किताब के बिंदु टू बिंदु चल रहे हैं। आपकी किताब में जिस तरीके से बिंदु दिए हुए प्रत्येक बिंदु के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और इन नोट्स के अंदर एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो आपकी किताब में दिया हुआ है और उसको शामिल नहीं किया हुआ है। बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे के सारे तथ्य इसमें शामिल किए हुए हैं, बस आपको आराम से समझना है और अच्छी तरीके से याद करना है। तो हम देख रहे हैं मानव विकास की अवधारणा। तो मानव विकास की अवधारणा के अंदर अगर अपन बात करें तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? देखो, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। यानी ये एक आदमी है जिसका क्या नाम है? डॉक्टर महबूब उल हक। अब ये महबूब उल हक जी जो है वो आपके पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। तो पाकिस्तान कहां पे है? मैप के अंदर देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है वो आपका पाकिस्तान है और पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है जिनका क्या नाम है? डॉक्टर महबूब उल हक। क्या नाम है भाई? अर्थशास्त्री, जिन्होंने मानव विकास की जो परिभाषा है उसको या मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1990 में किया था। और इनके सहयोगी भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। अगर आपकी वर्ल्ड के मैप में पूछा जाए कि भारत कहाँ है तो ये अपना पूरा का पूरा भारत है। तो भारत के तो आपको याद रखने हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब है जो किसके दोस्त हैं? डॉक्टर महबूब उल हक जी के दोस्त हैं। और डॉक्टर महबूब उल हक जी जो है वो आपके 1990 के अंदर मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं या फिर उसका प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है
और उनके जीवन में सुधार लाता है। उलग जी ये कह रहे हैं, यानी महबूब साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको विकास करना है तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि कीजिए, उसके सामने ऑप्शन दे दीजिए। जैसे कि आप अभी 12वीं करोगे, 12वीं करने के बाद में आपके सामने कई प्रकार के विकल्प हैं। या तो आप कोई प्राइवेट धंधा करो, या आप किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो, या आप आगे पढ़ाई करो, या आप शादी करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर घर वाले करवाते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में या निजी जीवन में इस तरीके को चीजों को लेकर वे तो उत्साहित नहीं हुए। हम केवल और केवल समझने की दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने विकल्प होने चाहिए। महबूब जी ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर अच्छे से डेवलपमेंट करना है या उसका विकास करना है तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में वो हार गया तो दूसरे फील्ड में भी वो हार जाएगा, नहीं, उसके पास में बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। विकल्पों से एक क्षेत्र में अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिससे क्या होगा, उनके जीवन में सुधार होगा। और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास को केंद्र बिंदु जो है, यानी विकास का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मनुष्य है। तो अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा कि 1980 और 90 से पहले जो विकास होता था उसमें केवल और केवल आर्थिक वृद्धि को शामिल किया जाता था, लेकिन 1990 के बाद जो विकास था उसका केंद्र बिंदु मनुष्य बन गया। ये विकल्प स्थिर नहीं होने चाहिए, ये विकल्प परिवर्तनशील होने चाहिए। महबूब जी ये कह रहे हैं कि ये जो विकल्प है ये स्थिर नहीं होने चाहिए, विकल्प हमेशा बदलने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भी नई नई जानकारियां सीखने का जो डेवलपमेंट होता रहे या उनके अंदर उत्सुकता होती रहे। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। कैसा जीवन जी सके, सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। अब सार्थक जीवन क्या है आगे देखेंगे, उससे पहले अपन इस मानव विकास की अवधारणा को एक लाइन के अंदर अच्छे से स्पष्ट करना चाहें तो अपन देखेंगे कि मानव विकास की अवधारणा कब दी जा रही है, 1990 के अंदर। कौन प्रतिपादक कर रहा है, यानी इसको कौन दे रहा है, डॉक्टर महबूब उल हक। सहयोगी कौन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब इसके सहयोगी हैं। किसके सहयोगी है, उलग जी के। तो उलग जी कहाँ के हैं, तो ये है आपके पाकिस्तान। कहाँ के हैं भाई, पाकिस्तान। और सहयोगी अमर्त्य सेन साहब कहाँ के हैं, तो ये हमारे भारत के हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या कहा, अगर आपके लोगों के जीवन में सुधार लाना है, लोगों के जीवन में अगर विकास करना है, तो उलग जी क्या कह रहे हैं कि विकल्पों में वृद्धि करनी चाहिए, विकल्प स्थिर नहीं होने चाहिए और विकल्प हमेशा परिवर्तनशील होने चाहिए। उसके साथ साथ सहयोगी साहब क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता में वृद्धि करनी चाहिए और प्रतंत्रता में कमी करनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब है कि आदमी को स्वतंत्र कर दीजिए कि वो किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा। अगर 12वीं के बाद में अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि नहीं आपको यही करना चाहिए, तो उसमें क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से गिल्ट महसूस करवाएंगे कि भाई साहब मुझे इस फील्ड के अंदर मतलब मुझे इंटरेस्ट है या मैं इस फील्ड के अंदर अच्छे से काम कर सकता हूं, लेकिन घर वालों की वजह से मैं इसमें जा रहा हूं तो कहीं मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो अमर्त्य सेन साहब कह रहे हैं कि आपको स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि लोग जो है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके या उसमें अच्छा विकास कर सके, ठीक है। तो अगर आपके सपना भाई साहब IAS बनने का है और घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं तेरे को टीचर ही बनना है, तो आप घर वालों को अमर्त्य सेन साहब की ये अवधारणाएं बता करके समझा सकते हैं कि देखिए हमारे अर्थशास्त्री साहब ने इस तरीके से कहा है कि विकास के लिए हमारे को स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्रता में कमी रखनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आप स्वतंत्र रह के कार्य को करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप रोता फिरना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मानव विकास की अवधारणा अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। आगे है विकास का मूल उद्देश्य। विकास का मूल उद्देश्य क्या है कि भाई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके या सार्थक जीवन बिता सके, ये आपके विकास का मूल उद्देश्य है। तो अब मोटा मोटी अपने को ये देखना है कि भाई साहब सार्थक जीवन होता क्या है। तो सार्थक जीवन का अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, उनमें क्षमता बढ़ाने की योग्यता हो, समाज में सहयोगी बने, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। यानी ऐसा विकास जिसमें लोग बढ़िया स्वस्थ रहें, उनमें कार्य करने की योग्यता हो, समाज में सहयोगी बने। ऐसा नहीं है कि मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं। समाज में वो सहयोगी हो, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र हो। आपके मन में अगर कुछ चीज ठान रखी है, जैसे कि मुझे पता है आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपने अपने मन के अंदर ठान रखा है कि भाई साहब हम बढ़िया अच्छे परसेंटेज बढ़ाएंगे और एक अच्छा नाम रोशन करेंगे,
तो वो आपके अंदर उद्देश्य है और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि जीवन को एक आनंदमय और उपयोगी तरीके से जीने का प्रयास करें, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहयोग और आत्मनिर्भरता के माध्यम से आत्मा को संतुष्टि मिले। यानी ऐसा काम जिसमें या जिसको करने के बाद में हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, उसे कहते हैं सार्थक जीवन। ठीक है, ये हो गया सार्थक जीवन। अब सार्थक जीवन जीने के लिए कुछ कार्यक्रम भी लागू किए गए, जैसे कि बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करते हुए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। बिल्कुल, अगर बेटियां पढ़ी लिखी होगी तो उनके सामने अवसर भी होंगे, विकल्प भी होंगे। ठीक है ना, वो स्वस्थ रहेगी, उनके पास में नॉलेज होगा, वो समाज में सहयोग करेगी, वो अपना कार्य करने में आत्मनिर्भर होगी। तो उससे क्या है कि उनका जीवन जो कैसा हो जाएगा, सार्थक जीवन हो जाएगा। यानी अगर वो अच्छी पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी में चली गई तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अगर उसने पढ़ लिख करके कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया तो भी उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अगर पढ़ लिख कर उसने किसी समाज के साथ में, अगर किसी समाज में या कोई समाज जो है उनके अंदर उसने अपना नाम रोशन किया तो उससे भी उसके परिवार को और उसको खुद को आत्म संतुष्टि मिलेगी। तो यह एक प्रकार का सार्थक जीवन है। और अगर यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत हो रही है तो थोड़ी बहुत जानकारी अपने को होनी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की थी। तो मैप में आपको स्थिति ध्यान होनी चाहिए कि हरियाणा कहाँ पे है। तो वापस भारत का मैप, और भारत के मैप के अंदर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा जो है वो जस्ट आपके राजस्थान से ऊपर ये यहाँ पे है। ठीक है ना, ये हरियाणा जो है, हरियाणा के पानीपत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपना कोई साथी जो 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ रहा है तो उसे इस लिंक को भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़े और अच्छे से समझे। और आप इस तरीके से भेजोगे तो समाज में क्या बनोगे, सहयोगी बनोगे। तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि भाई साहब मेरी वजह से उस आगे वाले विद्यार्थी या उस आगे वाले साथी के अच्छे नंबर आए हैं। तो आपकी आत्मा में भी संतुष्टि होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए कि भाई उसके अच्छे नंबर कैसे आ गए। ठीक है भाई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और अब अपन देखेंगे कि ये जो जितनी चीजें देखी है इनमें से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं। कौन से प्रश्न आप अच्छे से दे सकते हैं, कमेंट भी करना, साथ साथ में मैं भी आपको उत्तर बताऊंगा। देखो पहला प्रश्न है, यानी ये प्रश्न इनमें से बनाए गए अवसद वाले, ताकि आपको चीजों के प्रति, मतलब आपका इन चीजों के प्रति कितना अच्छा ध्यान है या आप कितनी चीजें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास से जुड़ा नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन बिल्कुल विकास से जुड़ा हुआ है, मूल्य सापेक्ष विकास से जुड़ा हुआ है, व्यापक अर्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन मूल्य निरपेक्ष जो है वो इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। मूल्य निरपेक्ष किस में चला जाएगा, वृद्धि के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1980 और 90 से पहले किसी देश के विकास को मापने का आधार क्या था। बताओ क्या आधार था, सामाजिक वृद्धि या शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर आर्थिक वृद्धि। बताओ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था, आर्थिक वृद्धि। यानी 1980 और 90 से पहले कि कौन सा देश की अर्थव्यवस्था कितनी मोटी है, कितनी बड़ी है आर्थिक दृष्टि से, कोई देश उतना विकसित होगा। लेकिन 1990 के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ। जैसे कि आगे दिया हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा 1990 को प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री का क्या नाम था। बताओ क्या नाम था, थॉमस माल्थस, विकेटियस, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर डॉक्टर महबूब उल हक। बिल्कुल अभी पढ़ा अपन ने, तो क्या आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। बताओ कहाँ का था डॉक्टर महबूब उल हक जी जो थे वो कहाँ के थे, कमेंट के अंदर मुझे बताओगे कहाँ के थे। ठीक है, और इनके सहयोगी कौन थे, सहयोगी का क्या नाम है और सहयोगी किस देश से थे वो भी बताओगे। तो देखो आगे प्रश्न आ गया, डॉक्टर महबूब उल हक के प्रमुख सहयोगी कौन थे। बिल्कुल सीधी सिंपल बात, डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब है वो इनके सहयोगी थे। और कौन से देश से थे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रतिपादित मानव विकास की अवधारणा में विकास का वर्णन किस रूप में मिलता है, आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक वृद्धि, या विकल्पों में वृद्धि या विकल्पों में कमी। यानी डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने जो मानव विकास की अवधारणा दी है उसके अंदर क्या कहा है कि भाई आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए, राजनीतिक वृद्धि होनी चाहिए, विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए या विकल्पों में कमी होनी चाहिए। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए,
विकल्पों के अंदर वृद्धि होनी चाहिए, यानी आपके सामने बहुत सारे विकल्प होने चाहिए जिसके अंदर आपका मन पड़े कूद जाओ। टाँके में या कुएं में नहीं कूदने की बात हो रही है, विकल्पों में जाने का मन है, यानी आपके किस सेक्टर के अंदर जाने का मन है या किस सेक्टर के अंदर आपकी नौकरी करने का मन है। चाहे पुलिस विभाग में जाओ, चाहे राजस्व विभाग में जाओ, चाहे आरएस बनो, चाहे आईएएस बनो, चाहे आईपीएस बनो, लेकिन बनो जरूर। यानी ये आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, आगे देखो मानव विकास के 4 स्तंभ। तो आपको समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। चले आगे देखते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। अब ये जो मानव विकास है इसके 4 स्तंभ, यानी ऐसे कौन से 4 स्तंभ या ऐसे कौन से खंभे हैं जिनके ऊपर मानव विकास टिका हुआ है। जैसे कि मान लो ये अपने पास में एक छपरा है, ये लो एक छपरा है, इस छपरे के 4 पैर है इस तरीके से। ठीक है, अब ये छपरे के इस तरीके का मैंने कुछ छांव के लिए बना रखा है, अगर इसके मैं 4 पांव हटा दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरीके से ये विकास है, इस विकास के 4 स्तंभ यानी 4 पैर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है वो क्षमता है, यानी उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलनी ही समानता है। क्या है? क्षमता यानी समानता, लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यानी सीधा स्पष्ट शब्दों में देखा जाए, क्षमता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों का जितने भी अपने पास में अवसर है उनके ऊपर समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष को आपने ज्यादा अवसर दे दिए और कुछ लोगों को अवसर कम दे दिए तो वहां विकास नहीं होगा। यानी समान विकास होना चाहिए, समान भागीदारी होनी चाहिए। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से समझे कि ये एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ के अंदर देखा जाए तो एक आदमी खड़ा है और इस आदमी के पास में पत्थर है। ठीक है, इस आदमी के पास में क्या है? पत्थर है, और ये आराम से इस पत्थर से आम के पेड़ के ऊपर फेंक रहा है और पेड़ इसकी झोली में गिर रहा है। तो इस व्यक्ति विशेष को अधिकार मिला हुआ है, खाली पत्थर इसी को दिए हुए। अब ये बेचारा कटोरा लेके नीचे देख रहा है कि भाई साहब कब आम गिरेगा, लेकिन इसके पास में पत्थर नहीं है। क्या मैं इसे विकास कहूंगा? नहीं। फिर दूसरे चित्र में देखो, इस आदमी को भी एक सीढ़ी दे दी गई, इस आदमी को भी सीढ़ी दे दी गई। अब ये सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ गया और मजे से एक पेड़ के पास में पहुंच गया और आम तोड़ करके कटोरी में भर रहा है। लेकिन ये आदमी अभी भी आम नहीं तोड़ पा रहा क्योंकि इसका हाथ जो है ये इतना दूर है और इसके पास में नहीं पहुंच रहा है। तो ये भी आपका विकास नहीं है। अब नीचे वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे भी सीढ़ी है, ये आम तोड़ रहा है और ये भी आम तोड़ रहा है। यहाँ पे क्या है? विकास है। यानी समानता का अधिकार होना चाहिए, सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सारे के सारे लोग अच्छे से सभी चीजों को प्राप्त करें। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या वर्गों के आधार पर छटनी करें तो महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ज्यादा है, किससे? शिक्षा के वंचित है। यानी विकल्प क्या हो गए? सीमित हो गए। उदाहरण के तौर पर अगर अपन स्कूल छोड़ने वालों के अंदर बात करें, वर्गों के आधार पर अलग से छटनी करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चियां हैं, यानी स्कूल की लड़कियां हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होंगे, जिनके पास में थोड़ी बहुत संसाधनों की कमी होगी। तो इससे क्या हो गया? वो शिक्षा से वंचित हो गए, यानी पढ़ाई लिखाई से क्या हो गए? पीछे रह गए, यानी वंचित हो गए। अब पढ़ाई लिखाई से वंचित हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास में विकल्प कम रह गए। विकल्प क्या हो गए? कम हो गए, ये विकल्प सीमित हो गए। जैसे कि मान लो किसी विद्यार्थी ने या किसी छात्रा ने, किसी बेटी ने, किसी बहन ने 8वीं तक की पढ़ाई करी और बाद में वो कहीं आगे काम करने के लिए जाती है, उसको कहा जाता है कि अगर आपकी 10वीं पास होता या पास होती तो आपको अच्छे से सैलरी मिलती और आप इस पोस्ट पे भी काम कर सकते थे। तो उसके पास में विकल्पों की कमी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? जैसे कि मैं एक सीधा उदाहरण दे दूं कि आपको कोई लड़का है जिसने 8वीं या 9वीं कक्षा पढ़ करके छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद में वो मजदूरी पे चला गया, काम करने पे चला गया, और बाद में जब उसने गाड़ी खरीदी और उसको कहा गया कि भाई साहब तेरे ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तेरी 10वीं पास होनी जरूरी है। अगर तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो तुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने का जो काम है वो मिल जाएगा, रोजगार है वो मिल जाएगा और तेरे को अच्छी खासी 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। लेकिन अब उसके सामने समस्या क्या हो गई? यानी उसने स्कूल छोड़ दी तो शिक्षा से वंचित रह गया। शिक्षा से वंचित रहा तो यानी उसके सामने विकल्पों की कमी आ गई। यानी अगर उसके 10वीं पास होती और ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होता तो वो आराम से उस जॉब को कर सकता था और उसके विकल्पों में वृद्धि हो सकती थी। तो इस उदाहरण से अपन ये समझ सकते हैं। आगे बात करें सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थन बनाना, जिससे वो विकल्प सुनने में स्वतंत्र रहें। जैसे कि महिला सशक्तिकरण, पहले बीच के अगर
कुछ समय की बात करें तो महिलाओं को सारे विकल्प नहीं मिलते थे या महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते थे, तो महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई थी। लेकिन वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारी बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सशक्तिकरण का मतलब यह है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरीके से समर्थन बनाना, उनके अंदर हिम्मत देनी। ये जो है कि आप विकल्प सुन सकते हैं, आपके लिए स्वतंत्रता है, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। यानी लोगों के अंदर आलसीपन की जो नीति है ना, उसको दूर करना चाहिए, उत्पादक क्षमता बढ़ानी चाहिए। और उत्पादक क्षमता का मतलब है श्रम, यानी मनुष्य परिश्रम करता रहे, काम करता रहे, इस तरीके से। उसके बाद में जो चौथा स्तंभ है वो सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी उपयोग करना चाहिए। इसमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के अवसरों को कम करेगा, बिल्कुल। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिए भी संसाधन जो है उनको बचा करके रखना, उनको सुरक्षित रखना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको देख सके, उनका उपयोग कर सके। उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो इस तरीके से ये आपके विकास के 4 स्तंभ थे। जैसे कि मानव विकास के स्तंभ, पहला हो गया समान अवसर यानी समता, जैसे कि विकल्प सुनने की स्वतंत्रता यानी सशक्तिकरण, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि यानी उत्पादकता, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता यानी सतत पोषणीय विकास। तो ये तो है आपके मानव विकास के स्तंभ। और मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष की बात करें तो एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधनों तक पहुंच। तो ये तो है आपके मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। ये क्या है? पक्ष है। और ये क्या है? स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ है। कौन कौन? क्षमता, सशक्तिकरण, उत्पादकता और सतत पोषणीय विकास। जैसे कि इस चित्र के अंदर सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करो कि आप लोगों की भी आवश्यकता पूरी हुए और आने वाली पीढ़ी भी उनको अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। जैसे कि पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है, तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा। आप देखते हैं आगे अब इतनी जो चीजें पढ़ी उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो सवाल है उनको देखते हैं। देखो, महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से कौन कौन से हैं? किसके भाई महत्वपूर्ण पक्ष किसके? हाँ, मानव विकास के। यहां थोड़ा वो गड़बड़ हो गया। महत्वपूर्ण पक्ष किसके? मानव विकास के। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं भाई? शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और संसाधनों तक पहुंच भी है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे, विकल्पों को तय करने में निम्न में से कौन से कारक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? कौन सा कारक जो है वो उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकता है? गरीबी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक भेदभाव, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। संस्थाओं की अक्षमता, बिल्कुल भी कर सकता है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी आपके जो विकल्प है उनको तय करने में, डिसाइड करने में कौन सी चीजें बाधा उत्पन्न कर सकती है? गरीबी कर सकती है, सामाजिक भेदभाव कर सकता है, या संस्था जो है उसकी अक्षमता भी है, वो भी आपके विकल्पों के अंदर बाधा उत्पन्न कर सकती है। आगे है मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न में से कौन कौन से हैं? बिल्कुल, समता है, सशक्तिकरण है, उत्पादकता है, सतत पोषणीय विकास है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे क्या है? मानव विकास के 3 केंद्र बिंदु यानी जो महत्वपूर्ण पक्ष है उनके नाम बताइए। तो महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? अभी ऊपर तो देखा। क्या हो जाएगा? एजुकेशन यानी शिक्षा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? संसाधनों तक पहुंच। सिंपल सी बात। चीजें इस तरीके से पढ़े कि आपके माइंड के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से सेव हो जाए। भाई साहब, अगर कोई प्रश्न पूछे कि फटाक से ऐसे उत्तर निकलना चाहिए, ये ले, इस तरीके से। तो इस तरीके से चीजें तभी याद होगी जब अपने मन के अंदर एक निष्ठा होगी, एक दृढ़ लक्ष्य होगा कि भाई साहब बिल्कुल हमें 12वीं के बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो लाने हैं। अगर आपके 56 नंबर का पेपर होता है तो आपको बस टारगेट यही रखना है कि मेरे को ये पूरे में से पूरे नंबर लाने। जैसे ये अपने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं प्रत्येक चैप्टर के आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आपका रिवीजन करेंगे दमदार तरीके से, और साथ ही साथ पिछले बोर्ड के पेपर भी देखेंगे, और साथ ही साथ आपको जो
पिछले बोर्ड के पेपरों के अंदर जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले टॉपर जो हैं उनकी कॉपियां भी मैं बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर उन लोगों ने किस तरीके से सवालों के उत्तर लिखे ताकि उनको पूरे में से पूरे प्रश्न जो उत्तर है उनके जो नंबर है वो उनको मिले। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं मानव विकास के उपागम। तो अपन ने यहाँ तक चीजें देख ली, अच्छे से समझ में आ गई। अब देख रहे हैं मानव विकास के उपागम। बढ़िया, किताब खोल लीजिए, चीजें साथ साथ में पढ़ते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए। और गारंटी देता हूं कि एक भी चीज आपकी किताब से और इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगी अगर आपने इनको सही ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, मानव विकास के उपागम का मतलब है मानव विकास को देखने का ढंग, यानी मानव विकास को किस तरीके से देखा जा सकता है। तो इसके महत्वपूर्ण 4 उपागम है: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। कितने उपागम है? 4। अब यहाँ पे पक्षन, स्तंभन, उपागमन बहुत सारे आ गए, तो एक बार इनको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। मानव विकास के पक्ष कितने हैं? 3। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास के स्तंभ कितने? 4। समता, सशक्तिकरण, उत्पादकता और सतत पोषणीय विकास। और अभी बात की है मानव विकास के उपागम कितने? 4। कौन कौन सा? कल्याण उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता या आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये क्या है? मानव विकास के उपागम है। अब एक एक उपागम को आराम से पढ़ते हैं और आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। आय यानी उसके पास में प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके हिसाब से इसमें देखा जाएगा। अगर किसी का आय का स्तर ऊंचा है तो उसका मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। जैसे कि भाई अपने पास में पैसे हैं तो ही तो अपन गुणात्मक विकास कर पाएंगे, तो ही तो अपन चीजें खरीद पाएंगे। भाई आपके पास में पैसे हैं, अपने को जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे कि अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ रही है भाई, पिछले साल अपने पास में कूलर था, इस बार आपके पास में थोड़े बहुत पैसे आए तो आपने एसी खरीद ली, तो संसाधनों में वृद्धि हुई, यानी आपका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? गुणात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपके पहले वाले के साथ में नई चीजें जुड़ रही है, यानी आपको मन के अंदर संतुष्टि भी मिल रही है। यानी ऐसा विकास हो रहा है, सार्थक विकास हो रहा है, आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। हाँ बहुत अच्छा भाई साहब, इस बार एसी ले आए, अगली बार जैसे ही अपने पास में पैसे आएंगे तो अपन क्या ले आएंगे? वो मशीन ले आएंगे कपड़े धोने वाली, तो भाई साहब वॉशिंग मशीन ऐड हो गई, तो कैसा विकास हुआ? गुणात्मक हो रहा है ना। फिर धीरे धीरे आपके पास में और पैसे आए, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया एक मस्त स्विफ्ट कार ले लेते हैं, तो आपने कार ले ली। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से आएगी? पैसों की वजह से आएगी। तो इसमें जो उपागम है वो कैसा उपागम है? आय उपागम। और आय उपागम सीधा सीधा जो जाएगा आपके आर्थिक पोदीने पे जाएगा कि भाई साहब आपके पास में पैसा कितना है। जितना ऊंचा पैसा होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, उतनी आप चीजें खरीद पाओगे। तो सीधा सिंपल है कि आय का स्तर जितना ऊंचा, मानव विकास स्तर उतना ऊंचा। उसके बाद में है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधन, उच्च स्तर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोगों यानी लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। कल्याण उपागम का मतलब है दया भाव। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास में पैसा आ गया तो आप उड़ने लगो, लोगों को कुछ समझो ही नहीं कि भाई साहब हम हैं तो हम ही हैं, हमारे पास पैसे हैं इसलिए हमारे पास सब कुछ है, बाकी वाले तुम भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार भी जो है वो अधिकतम व्यय करके मानव के विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। और तो आप भी ध्यान रखना, बड़े होके बहुत ज्यादा पैसे कमा लो तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल आप ही आप हो, बाकी सब कुछ पानी पानी हो जाए, ऐसा नहीं। आप बाकी वालों को कुछ समझो भी नहीं, लेकिन वहां आपके माइंड में एक जानकारी आनी चाहिए कि भाई साहब हमने विकास के उपागम के अंतर्गत एक कल्याण का उपागम पढ़ा था और उसके अंदर कहा गया कि आपके पास पैसे आए लेकिन उन पैसों का कल्याण उपागम के अंदर भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे। उसके बाद में है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया। किसको? आधारभूत आवश्यकता उपागम को। इसमें 6 आवश्यकताओं को शामिल किया गया: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। ये इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता
उपागम यानी आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई किसी के पास में 6 आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। भाई मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो मूलभूत आवश्यकता के अंदर आपकी आएगी रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद अगर आधारभूत आवश्यकताओं की बात करें तो इसके अंदर आपकी 6 आवश्यकताएं आ रही है। कौन कौन सी आ रही है, बिल्कुल इधर देखो। और ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कह रहा है कि भाई साहब 6 आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी है? पहली है भाई साहब स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया, दूसरी सुख घर में माया, तो ये हो गया स्वास्थ्य। दूसरा लिखो शिक्षा यानी एजुकेशन। तीसरा लिखो भोजन, भाई साहब टाइम आते रोटी मिल जानी चाहिए। चौथा लिखो जलापूर्ति, बिल्कुल टाइम पे पानी मिल जाना चाहिए, नहीं तो भाई साहब गर्मी बहुत पड़ रही है, नहाओगे कैसे, खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, यानी जलापूर्ति होनी चाहिए। और 5वां लिखो स्वच्छता, बिल्कुल आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। यूं नहीं छत माते जाके सोते हैं सीधा मच्छर काटना शुरू करता है तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। और छठा होना चाहिए आवास, भाई जैसा हो घर होना चाहिए, यूं नहीं कि बाहर पत्तों की छांव में छोड़ना पड़े, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ILO कह रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास जो है वो आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और कहीं ये आवश्यकताएं पूरी हो रही है तो भाई साहब वो विकास है। तो देखो इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। उसके बाद में है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब से है। तो बताओ प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब कौन है? बिल्कुल महबूब उल हक जी के क्या है, दोस्त है, उनके फ्रेंड है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी इस उपागम के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी वहां उनके संसाधनों तक जा ही नहीं रहा है, उनको खरीदने की औकात ही नहीं है, तो इस तरीके से विकास नहीं हो सकता। कहा गया कि क्षमताओं के अंतर्गत संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना और बढ़ते मानव विकास में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो मानव विकास के उपागम अपन ने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपका टॉपिक आता है मानव विकास सूचकांक। अब इसको भी बढ़िया अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक का क्या मतलब है? मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के स्तर और संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। तो सीधा सीधा बात है कि मानव विकास सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी वहां के लोग कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग क्या है स्वस्थ हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोगों के पास में संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता है। संसाधनों तक पहुंच इसी के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है, मानव विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 से 1 के मध्य ज्ञात होता है। कैसे होता है आगे बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है, बढ़िया मजेदार तरीके से समझेंगे। तो मैं पी लेता हूं पानी, आप भी पी लीजिए पानी। ओके, हमने पी लिया पानी, आप बैठे हो ढाणी। चलो मानव विकास के मापन की 3 प्रमुख सूचकांक की बात करें, यानी मानव विकास का जो मापन है उसको कहते हैं सूचकांक। और इस सूचकांक की 3 प्रमुख शर्त है। क्या शर्त है भाई? पहला है स्वास्थ्य, यानी आदमी स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब जन्मते ही आदमी लुढ़क जाए, जन्म लेते ही उस आदमी की जीवन प्रत्याशा यानी ये कितने साल तक जिएगा, उसके स्वस्थ जीवन की अगर कल्पना हो जाती है तो वो मानव विकास का सूचकांक है नंबर 1। उसके बाद में दूसरा है एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है और ये मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। कहा जाता है प्रौढ़ साक्षरता। इसमें किसको शामिल किया जाता है? प्रौढ़ साक्षरता, यानी युवा अवस्था के बाद में जो प्रौढ़ साक्षरता आती है उसको शामिल किया जाता है। और सकल नामांकन यानी कितने स्टूडेंट का नामांकन हो रखा है पढ़ाई के अंदर, उसको आधार मान करके किया जाता है। और ये मनुष्य की ज्ञान तक जो पहुंच है उसको प्रदर्शित करता है। और तीसरा जो है वो संसाधनों तक पहुंच, यानी ये लोग क्रय शक्ति को प्रकट करता है। इसके अंदर आर्थिक सामर्थ्य को शामिल किया जाता है। संसाधनों तक पहुंच यानी जितने लोग संसाधनों के पास पहुंचेंगे उतनी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
उससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो गुणात्मक विकास होगा, गुणात्मक विकास होगा तो मानव विकास होगा, और मानव विकास होगा तो ये प्रमुख तीन जो है आपके वो सूचकांक है। क्या सूचकांक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, मानव विकास के सूचकांक कौन कौन है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। आगे मानव विकास रिपोर्ट HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। स्पेलिंग आप खुद लिख लेना। वर्ष 1990 से जारी की जा रही है, यानी ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये वर्ष 1990 से जारी की जा रही है, जिसमें मानव विकास के दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया जाता है। और यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। बस ये बात थोड़ी आपको समझनी है। मानव विकास रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं HDR, फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कब से जारी की जा रही है? 1990 से ये जारी की जा रही है। अब इसको जारी कौन कर रहा है? इसको जारी कर रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जा रहा है। और मानव विकास सूचकांक के अंदर प्रथम स्थान की बात करें तो इस सूची के अंदर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड पहले स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत के स्थान की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा 2023 और 24 की जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अंदर टोटल 113 देश थे, उसमें से जो भारत का नंबर था वो था 134वां स्थान। और ये भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। और मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था, और 2020 की बात करें तो भारत 131वें स्थान पर चला गया, और 2023-24 की बात करें तो भारत 134वें स्थान पर चला गया। तो भारत की स्थिति थोड़ी इसमें ठीक नहीं है, वापस इसको समझ लो। अपन बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक की। सूचकांक 3 है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। उसके बाद में मैंने कहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कब जारी की जा रही है? 1990 के बाद में प्रत्येक साल जारी की जा रही है, यानी प्रत्येक वर्ष जारी होती है। इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसको कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रत्येक साल इसको जारी करता है। और वर्तमान समय में जो जारी की गई रिपोर्ट है उसके अंदर पहले स्थान पर बात करें तो आपका नॉर्वे है। पूरा थारी बहुत मोटा हो गया। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। अगर भारत की बात करें तो भारत कौन से नंबर पे है? 134वें नंबर पे है। 2006 की बात करें तो भारत कौन से नंबर पे था? 126वें पे। और 2020 की बात करें तो 131वें नंबर पर था। तो अब थोड़ा सा इधर चल लेते हैं, ये आयरलैंड और नॉर्वे ये कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मैप से संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बात हुई है नॉर्वे की। तो यहाँ जो भारत ये स्थिति है ये है नॉर्वे, यानी ये यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत देश, और इस प्यारे से भारत देश के पास में इस तरफ जाएंगे तो ये आपका नॉर्वे है। उसके बाद में बात करें स्विट्जरलैंड की तो नॉर्वे से जस्ट नीचे ये आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। उसके बाद में बात करें आयरलैंड की तो जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है आयरलैंड है, यानी ये पास पास में है। और ये मानव विकास की रिपोर्ट के अंदर देखे जाए तो बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से देश है, इनकी कंडीशन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच जो है वो बहुत अच्छी तरीके से है, बिल्कुल अच्छे से। तो अब आगे बढ़े और इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं जो अपन ने अभी तक चीजें देखी। बिल्कुल प्रश्नों को मैं इसलिए लाता हूं क्योंकि अपना ध्यान जो है इसके ऊपर रहे, यानी जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं वो इन अपने माइंड में कितनी सेव हो रही है, इसलिए बार बार प्रश्नों को ऐड किया जा रहा है। मानव विकास के उपागम निम्न में से कौन कौन से हैं? आय उपागम है, बिल्कुल है। कल्याण उपागम है, बिल्कुल है। आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम है, बिल्कुल है। समता उपागम है, बिल्कुल है। तो क्या है? उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसके अंदर कितनी आवश्यकताओं को आधारभूत आवश्यकताएं बताई गई? 6 बताई गई। माइंड में आ जाना चाहिए फटाक से कि कौन कौन सी आवश्यकताएं थी। आगे मानव विकास प्रतिवेदन यानी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? बिल्कुल अभी देखा था UNDP, ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदन HDR में मुख्यतः कौन से सूचक शामिल होते हैं? बिल्कुल मानव विकास सूचक और मानव गरीबी सूचक दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें जो है वो आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आगे देखें मानव विकास सूचक, ठीक है। क्या चीज? मानव विकास सूचक। तो देखो भाई मानव विकास सूचक क्या होता है? देखो मानव विकास सूचक का मतलब क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट भी कह सकते हैं।
स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से निकाला जाता है। शिक्षा यानी प्रौढ़ साक्षरता दर, पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या इसमें शामिल होती है, पढ़ लिख सकने वाले वयस्क जो है वो इसमें शामिल होते हैं। और दूसरा जो है वो सकल नामांकन अनुपात यानी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या इनके द्वारा ज्ञात किया जाता है। वापस समझे किसकी बात करें, मानव विकास सूचकांक की। मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से इसको निकाला जाता है। जैसे कि शिक्षा की बात करें, एक तो प्रौढ़ साक्षरता दर यानी इसमें पढ़े लिखे युवाओं यानी वयस्कों की जो संख्या है इसमें शामिल होती है। दूसरा है सकल नामांकन अनुपात यानी विद्यालयों के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उससे निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ इस चार्ट के माध्यम से समझता है, प्रौढ़ व साक्षरता दर के साथ साथ सकल नामांकन अनुपात अगर अधिक होगा तो शिक्षा तक पहुंच भी क्या होगी, आसान होगी। इस मेरी भाषा में इसको समझो कि मैंने कहा है कि मानव विकास रिपोर्ट आप कैसे जारी करेंगे या कैसे पता करेंगे। तो पहली बात तो स्वास्थ्य, दूसरी बात शिक्षा, तीसरी बात संसाधनों तक पहुंच, इसके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, अगर शिक्षा के अंदर देखा जाए तो एक तो आएगा प्रौढ़ लोग यानी युवा कितने लोग पढ़े हुए हैं, और दूसरा है कि भाई आपके स्कूलों में कितने टाबर पढ़ रहे हैं, कितने नामांकित है। अगर युवा ज्यादा पढ़े लिखे हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले टाबर भी ज्यादा है तो वहां शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा और शिक्षा तक पहुंच भी क्या होगी, अच्छी होगी। लोगों को नॉलेज होगा कि कौन सी पोस्ट पर कहाँ क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, इस तरीके से। उसके बाद में स्वास्थ्य की बात करें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी जीवन प्रत्याशा अच्छी है तो लोगों के पास अधिक दीर्घ व अधिक स्वस्थ जीने की अवसर मिलेंगे या उनको अवसर प्राप्त होता रहेगा, जिससे क्या होगा, मानव विकास होगा। आगे है संसाधनों तक पहुंच। क्रय शक्ति कितनी है, क्रय शक्ति को हमेशा अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है और क्रय शक्ति अधिक तो संसाधनों को चुनने की शक्ति भी अधिक होगी और स्वतंत्रता भी क्या होगी, उच्च होगी। जैसे कि यहां देखो HDI का स्कोर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था 0 से 1 के मध्य ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में ज्ञात किया जाता है। और मानव विकास का स्तर इस तरीके से देखा जाता है, अगर किसी का मानव विकास 0 से 0.55 के बीच है तो वो कैसा राष्ट्र है, निम्न। और यहाँ पे क्या है, राजनीतिक उपद्रव होंगे, अकाल है और बीमारियां हैं, इसकी वजह से वहां पे कैसी स्थिति होगी, निम्न स्थिति होगी। उसके बाद में 0.55 से लेकर के 0.7 तक है तो उसकी स्थिति होगी मध्यम। और उसके बाद में 0.7 से लेकर के 0.8 के बीच में है तो उसकी स्थिति होगी उच्च। और किसी क्षेत्र का 0.8 से लेकर के अगर 1 के बीच है तो उसकी स्थिति जो होगी वो होगी अति उच्च। तो अति उच्च के अंदर अपन ने 3 देखे थे, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। अब अगर बात भारत की करें 2022 के अकॉर्डिंग तो भारत की जो रैंक थी वो 132वीं रैंक थी और स्कोर की बात करें तो 0.63 था। तो 0.63 कहां पे आएगा, लगभग यहां पे आएगा 0.633 यहां पे आएगा। इसका मतलब भारत का जो सूचकांक है HDI सूचकांक जो है वो कौन सी श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का। और उसके बाद में बात करें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की तो इसका 72वां स्थान था। और पाकिस्तान की बात करें तो 161वां स्थान था। कब, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। तो श्रीलंका को देखा जाए तो अपने भारत की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत गंदी स्थिति में है, लगभग 161 पे है, तो बहुत पीछे है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि HDI की जो रिपोर्ट है वो 0 से 1 के मध्य की जाती है। जो देश 1 के पास में है वो अच्छा है, जो 0 के पास में है उसकी स्थिति थोड़ी क्या है, निम्न है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना होती है। यहाँ पे प्रौढ़ जो है निरक्षर होते हैं यानी अनपढ़ होते हैं। स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। अल्प भार का मतलब है मोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका बहुत मोटा शरीर हो जाता है, वो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। प्रदेश के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। कुछ निर्धन राष्ट्रों की रैंक धनी राष्ट्रों से ऊंची है। इसका क्या मतलब है कि प्रदेशों का आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से कोई लेना देना नहीं है। आकार जैसे देखें, भारत श्रीलंका से बड़ा है, कौन से स्थान पे, 134वें स्थान पे। लेकिन श्रीलंका कौन से स्थान पर है, श्रीलंका 72 पे। श्रीलंका 72 पे। अगर यहाँ 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई 132 मान लो, 2020 के अकॉर्डिंग भारत 132वें स्थान पर था, लेकिन श्रीलंका 72 पे। तो इसने कहा है कि प्रदेशों का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास के ऊपर कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं डालती। जैसे कि कुछ निर्धन राष्ट्र की रैंक धनी राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर है। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका, ट्रेनिडॉड और टोबैगो HDI
जो है उनका भारत से ऊंचा है। यानी वो लोग जो है वो अपनी सामाजिक स्थिति पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इधर देखो, इन देशों को देख लेते हैं कि ये देश कहाँ है। तो श्रीलंका की बात करेंगे तो बिल्कुल ये आपका यहाँ हो जाएगा, जस्ट ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टोर्नेडो। और दूसरा कौन सा था, टोबेगो। ये लो आपका टोबेगो, ये यहाँ पे ये टोर्नेडो और ये टोबेगो यहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो ये आपका श्रीलंका। ठीक है, जिनका HDI अनुपात जो है वो भारत से ऊंचा है। आगे आगे है कि किसी प्रदेश या किसी देश का मानव विकास स्तर देखने के लिए धर्म, जाति और समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। अपन ऐसा कह दे कि भाई उसमें हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रह रहे हैं, इसका मतलब वहां मानव विकास हो जाएगा। नहीं, किसी भी देश का अगर आपको मानव विकास का स्तर देखना है तो वहां धर्म, जाति और समुदाय से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और किसी देश का, प्रदेश का मानव विकास देखने के लिए अपने को वहां की शिक्षा देखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य सुविधा देखनी पड़ेगी, राजनीतिक परिवेश देखना पड़ेगा, स्वतंत्रता देखनी पड़ेगी और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय को देखना पड़ेगा, तभी जाकर के वहां पे विकास होगा। तो ये बात भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए किसी न किसी प्रकार से पूछी जा सकती है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि आपने किस तरीके के चीजों को अच्छे से देखा। तो मानव विकास की समता उपागम से निम्न में से कौन संबंधित है? समता उपागम से संबंधित कौन है भाई? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मानव विकास सूचकांक यानी HDI में निम्नलिखित में से कौन से आयाम शामिल होंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, यानी उपयुक्त सभी। मानव विकास सूचकांक HDI के 3 आयामों को कितनी कितनी भारिता दी गई है? तो 1/3 ये दी गई है। और मानव विकास सूचकांक HDI 2022 में शीर्ष देश कौन सा है? 2022 के अंदर अगर देखा जाए तो 2022 के अंदर जो आपका सबसे शीर्ष जो देश है इनमें से देखा जाए तो वो आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और 2023-24 की देखेंगे तो उसके अंदर आपका नॉर्वे है। ठीक है ना, 2023 के अंदर देखा जाएगा तो नॉर्वे आ जाएगा। अब अपन कर लेते हैं आपके अभ्यास प्रश्नों की बातचीत। तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों के अंदर से किसी एक को चुनना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण वृद्धि या फिर गुणों में धनात्मक वृद्धि। तो अपन ने बिल्कुल अच्छे से देखा है कि गुणों में धनात्मक वृद्धि ही विकास को संदर्भित करती है। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। बिल्कुल जैसे मैंने इसके अंदर दिया है वैसे ही आपको देना है अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो देखो, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। उसके बाद में मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, यानी स्तंभों के नाम लिखिए। तो कितने घटक है? 4 है। कौन कौन से? समता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण। उसके बाद में तीसरा है मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार के द्वारा किया जाता है। जैसे देख लो, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर और अति उच्च स्तर। तो यहाँ पे ये सारणी बना लेना, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और ये इस तरीके से उनके सामने लिख लेना कि भाई निम्न स्तर कहाँ होगा? जहाँ राजनीतिक उपद्रव होते हो, अकाल पड़ता हो, बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित रहते हो, वहां पे निम्न स्तर। मध्यम स्तर और जहाँ उच्च स्तर होगा वहां पे सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा निवेश किया जाता है और पूर्व साम्राज्य शक्तियां बहुत अच्छी तरीके से होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिन राष्ट्रों ने पहले पूर्व में कहीं ना कहीं किसी देश के ऊपर उनको गुलाम बना करके शासन किया था तो उनकी स्थिति भी काफी उच्च होगी क्योंकि उन्होंने पहले से ही मोटा पैसा कमा रखा है, जैसे कि ब्रिटेन है उस तरीके से। और HDI जो स्कोर है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में दर्शाता है। और चीजें अच्छी लग रही है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लक्ष्य क्लासेस बालोतरा को तो सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे तीसरा प्रश्न है कि भाई साहब 150 शब्दों में उत्तर देना है कि मानव विकास शब्द से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो मानव विकास का तात्पर्य व्यक्तियों की क्षमताओं और अवसरों का विकास करने की प्रक्रिया से है ताकि वे अपने जीवन को मूल्यवान बना सके, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न आयामों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह आर्थिक विकास से परे जाकर लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास में पूरी क्षमता तथा पहुंचने और समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के साधन हो। मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच के साथ साथ लैंगिक समानता, मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। ठीक है, मानव विकास में मानव विकास सूचकांक HDI जैसे सूचकांक भी इसमें शामिल होते हैं। मानव कल्याण को बढ़ाने में देशों के प्रगति का तुलनात्मक आकलन प्रदान करते हैं। ये विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है जो व्यक्ति की भलाई और गरिमा को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत, टिकाऊ समाज बनाना जहां सभी लोग फल फूल सके और सामाजिक
सामूहिक प्रगति में योगदान दे सके। मानव विकास के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे खराब चिकित्सा स्थिति, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, संक्रमण, रोग, प्रदूषण, महामारी। जरूरी नहीं है कि आप यही चीजें लिखें, लेकिन 150 का है, 150 शब्दों का है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा में जानकारी देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको 150 शब्दों का पूरा पूरा जो नंबर होगा वो मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता तथा सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसमें आप पहले समता को स्पष्ट करेंगे और उसके बाद में सतत पोषणीय विकास को स्पष्ट करेंगे। तो अपने अपने शब्दों में आप आराम से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति देखकर इनको लिखना चाहे तो आराम से लिख सकता है, और वैसे पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। अब इस अध्याय से विगित बोर्ड प्रश्नों के अंदर जो परीक्षाएं हुई है उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2020, 21, 22 के अंदर तो नहीं आया हुआ प्रश्न, लेकिन 2023 की बात करूं तो भाई साहब 2023 में तो मजे ही मजे, क्योंकि इससे संबंधित आपके काफी सारे 1, 2, 3, 4 प्रश्न आए हुए हैं। तो मानव विकास की अवधारणा किसने दी? बिल्कुल सिंपल है, डॉक्टर महबूब उलक ने। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, अरे भाई साहब अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और मानव विकास के 2 उपागम लिखिए, एक ही नंबर का प्रश्न है। और उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य कहाँ है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसका मतलब क्या है? सार्थक जीवन, सार्थक जीवन जीने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह आंदोलन चलाया गया, कहाँ से चलाया गया, किसने शुरू किया, तो ये सारी चीजें पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई। और मैंने आपको क्या कहा था कि अपन इसके अंदर इस तरीके से नोट्स बनाए कि भाई साहब एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। बताओ क्या ये इसमें से आपके 1, 2, 3 और 4 प्रश्न आए हुए हैं, क्या ये अभी जो नोट्स देखें इनसे बाहर आए हुए हैं या इन्हीं के अंदर से आए हुए हैं? तो अभी आपको भरोसा हुआ कि नहीं हुआ कि भाई साहब हम जो चीजें देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। पीडीएफ जो है मैं अभी आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रहा हूँ, लिंक नीचे मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप आराम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पढ़ाई का आनंद लीजिए। और कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट के अंदर आप मजे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।